हाय एवरीवन, इन इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2D एरेज के बारे में। अब 11th-12th क्लास में हमने एक छोटे से टॉपिक का नाम पढ़ा होगा जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता था? हमें एक डब्बा दिया होता था जिसके अंदर हमारे पास कुछ रोज हुआ करती थी एंड कुछ कॉलम्स हुआ करते थे, और हर एक डब्बे के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते थे। तो इस चीज़ में हमने दो डायमेंशंस को ऑब्जर्व किया। एक होती है हमारी रो वाली डायमेंशन, एक होती है हमारी कॉलम वाली डायमेंशंस। तो जब भी हमारे पास एक एरे होता है तो उसका जब 2D वर्जन हमारे पास आ जाता है उसको हम मैट्रिक्स या 2D एरे कहते हैं। जैसे हमने अगर 1D एरे की बात करी, मतलब वो एरेज जो कि एक सिंगल डायमेंशंस के अंदर होते हैं, तो वो कुछ ऐसे दिखते थे जिसके अंदर एक लीनियर फैशन में हमने अपने नंबर्स को, अपने कैरेक्टर्स को, अपनी स्ट्रिंग्स को, जिस भी टाइप का एरे है उसी टाइप के डेटा को एक लीनियर फैशन में, मतलब एक के बाद एक स्टोर कर रखा था। अब यहीं पर अगर सिंगल लाइन की जगह हम एक और डायमेंशन ले आए, जैसे हमारे पास पहले एक एक्स एक्सिस होता था, अब हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो दो एक्सिस यानी दो डायरेक्शंस में जब हम डेटा स्टोर करना शुरू करते हैं उसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। तो उस तरीके का जब हम स्ट्रक्चर ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं अपना 2D एरे। अब इसमें एक जो डायमेंशन है उसको हम रो वाली डायमेंशन कहते हैं, एक डायमेंशन को हम कॉलम वाली डायमेंशन कहते हैं। जैसे हमारे पास 2D एरे होते हैं वैसे हमारे पास 3D एरे भी होते हैं। 3D एरे में कैसे डेटा स्टोर होता है? उसमें डेटा 3 डायमेंशंस में स्टोर होता है, यानी 3 तरीके से 3 टाइप का डेटा होता है। जैसे हम अगर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर को इमेजिन करें तो ये एक तरीके से हमारा एक 3D एरे बन जाता है। इसी तरीके से आपके पास 4D एरे, 5D एरे, बेसिकली हर तरीके के जो डायमेंशंस हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ND एरेज हमारे पास होते हैं। अब ये n डायमेंशनल वाले एरेज हमारे प्लेसमेंट में इतना काम नहीं करते। प्लेसमेंट में मोस्टली हम 2D एरेज तक ही जाते हैं। कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में कभी कभार हमारे पास सवाल आ जाते हैं 3D एरेज के, पर ND एरेज जो है ना वो यूजुअली मशीन लर्निंग के अंदर यूज होते हैं। जब आप मशीन लर्निंग या डेटा लर्निंग में अपना जो इनपुट लेते हैं ना और उसको स्टोर करते हैं अपनी मशीन को लर्न करवाने के लिए, तो वो यूजुअली n डायमेंशंस तक हमारा चला जाता है। तो इनका यूज केस वहां पे आता है जब आप एक्चुअली ML या DL कर रहे होंगे अपने 3rd ईयर में या 4th ईयर में या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए। अभी के लिए प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव के लिए हमारे लिए 1D एरे एंड 2D एरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जब भी हम 2D एरेज की बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एक स्टूडेंट का। अगर मान लीजिए अभी तक हमें क्या करना था, एक स्टूडेंट के लिए हमें उसके मार्क्स स्टोर करने थे। तो हम क्या करते थे, हम 0th इंडेक्स पर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर देते, 1st इंडेक्स पर दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, 2nd इंडेक्स पर तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स एंड 3rd इंडेक्स पर हम करते थे चौथे सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर। उसी तरीके से ये तो हमने स्टूडेंट 1 के लिए कर दिया। तो अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो क्या 10 के 10 के लिए हम अलग अलग 10 एरेज क्रिएट करेंगे? तो इस काम को और ज़्यादा सिंपल करने का ये तरीका होगा कि हम वहाँ पर एक 2D एरे क्रिएट कर दें। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में एक 2D एरे हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर हर स्टूडेंट के लिए हम एक रो असाइन कर देंगे इस तरीके से। जैसे ये रो है स्टूडेंट 1 के लिए, ये रो है स्टूडेंट 2 के लिए, ये रो है स्टूडेंट 3 के लिए, और हर स्टूडेंट के लिए हम 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम्स बना लेते हैं। पहले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स के मार्क्स स्टोर कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स स्टोर कर लेंगे, फिर मैथ के मार्क्स स्टोर कर लेंगे एंड फिर स्टोर कर लेंगे हम इंग्लिश के मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले मार्क्स आ गए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमें 10 डिफरेंट एरेज बनाने की बजाय हमने एक सिंगल 2D एरे या फिर एक सिंगल मैट्रिक्स हमने बना ली जिसके अंदर हम 10 के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रियल लाइफ डेटा। इसके अलावा एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकता है, वो होता है हमारे RGB का। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करी तो जितनी भी हमारी फोटोज होती हैं वो सारी की सारी हमारे फोन्स के अंदर, हमारी वेबसाइट्स के अंदर टेक्नोलॉजी की टर्म्स में कैसे स्टोर होती हैं, उनके लिए हम RGB मैट्रिक्स बनाते हैं। RGB मैट्रिक्स यानी इसको हम रेड, ग्रीन, ब्लू मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो उसमें रेड, ब्लू एंड ग्रीन के लिए एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक हम एक नंबर उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कलर वाइट की बात करें तो वाइट के लिए RGB का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 255, 255 एंड 255।
अगर हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक के लिए कॉम्बिनेशन होता है 0 रेड, 0 ग्रीन एंड 0 ब्लू। तो अगर आप 0 0 0 तीनों कलर्स का ले लेंगे तो आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। वहीं अगर आपको मान लीजिए ब्लू के लिए लेना है तो ब्लू के लिए आपको 0 रेड लेना पड़ेगा, 0 ग्रीन लेना पड़ेगा और पूरा का पूरा ये 255 का स्केल होता है तो 255 आपको ब्लू लेना पड़ेगा, तब आपके पास ब्लू कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने एक सिंगल पिक्सल को डिफाइन किया है। तो आपको पता होगा कि छोटे 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 पिक्सल्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो पूरी एक पिक्चर बन जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ अगर हम छोटे छोटे पिक्सल्स के लिए उनका RGB डेटा स्टोर करेंगे तो वहाँ पर एक पूरी की पूरी पिक्चर हमें बन के दिखाई देगी। तो RGB के अंदर 3 2D एरेज यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? पहले वाला जो 2D एरे होता है उसको हम ले लेते हैं अपने रेड कलर के लिए, दूसरे वाला जो 2D एरे होता है उसको हम ले लेते हैं अपने ग्रीन कलर के लिए, और तीसरे वाला जो 2D एरे होता है, मैं यहाँ एरे के ऊपर एरे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको हम ले लेते हैं अपने ब्लू कलर के लिए। तो इस तरीके से एक RGB मैट्रिक्स हमारे पास बन जाती है जो हम 3D एरे की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर आप जितने ज़्यादा पिक्सल्स रख लेंगे, जितना ज़्यादा आप डेटा स्टोर कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो पिक्चर होगा वो हाई डेफिनेशन में HD क्वालिटी में आपके पास आएगा। एंड कुछ इसी तरीके से ही हम वीडियोज़ को भी स्टोर करते हैं। जैसे पिक्चर्स को 3D फॉर्म में RGB में हम स्टोर कर लेते हैं, वीडियोज़ के लिए क्या करते हैं, एक चौथा डायमेंशन यानी 4D एरे आ जाता है और चौथा डायमेंशन होता है हमारा टाइम का। तो हर एक टाइम के लिए हम एक पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन, एक पिक्चर स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से इंटरनली जो भी हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं या वीडियो प्रोसेसिंग करते हैं वो हमारी 3D एरेज एंड 4D एरेज की फॉर्म में होती है। पर ये जो चीज़ है ना 3D 4D एरेज, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें कौन सी चीज़ याद रखनी है? ये तो इंटरेस्ट वाली चीज़ें होगी। हमें याद रखना है जो हमने ये मार्क्स वाला एग्जाम्पल पढ़ा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ किस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट के एग्जाम्स में आ रहे होंगे। अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि एक 2D एरे एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि 11th-12th के अंदर वो जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे कि हमारे पास कुछ डब्बे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं और वो सेल्स मिलकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर हमने कुछ रोज बनाई हैं। रोज यानी ये हमारी 0th रो होगी, ये हमारी फर्स्ट रो होगी, ये हमारी सेकेंड रो होगी एंड ये हमारी थर्ड रो होगी। रो होता है जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 0th है, फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। एंड यहाँ आप नोटिस करेंगे कि इंडेक्सिंग जो होती है 2D एरेज की वो भी लीनियर एरेज यानी 1D एरेज जैसे ही होती है। हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से शुरू करते हैं। ये हमारी 0th रो है और जब हम वर्टिकल सेक्शन में अपने सेल्स को ऑब्जर्व करें यानी इस तरीके से, तो ये फर्स्ट कॉलम आ गया यानी 0th इंडेक्स वाला कॉलम, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला कॉलम और ये सेकेंड इंडेक्स वाला कॉलम। तो इस तरीके से हर एक सेल के लिए अपना एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। इसके अंदर जो यूनिक कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, इस सेल को हम कहेंगे कि ये 0,0 सेल है, इस सेल को कहेंगे 0,1 सेल है, यानी पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसको कहेंगे 0,2 हमारा सेल है ये, इसको कहेंगे 1,0 वाला सेल है। अगर हम इस पर्टिकुलर सेल की बात करें तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, यहाँ से रो नंबर आ रहा है हमारा 2 और यहाँ से कॉलम नंबर हमारा आ रहा है 1। तो इस सेल की जो वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स है उसको हम कहेंगे 2,1 या फिर 2x1 भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं वो है 4, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो इसको हम एक तरीके से 4x3 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या 4x3 साइज का 2D एरे भी बोल सकते हैं। ये यूजुअल नोटेशंस होती हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, 2D एरे को बोल देते हैं n×m का है। तो यहाँ पर n हमारी रोज होती है और m हमारा कॉलम होता है। तो ये अंडरस्टूड होता है और हम भी अभी सीख जाएं कि किस तरीके से हम n और m को समझते हैं। तो जब भी कोई यूजुअल प्रॉब्लम आएगा हमारे पास किसी भी टेस्ट के अंदर तो उसमें हमारे लिए चीजें समझना और आसान हो जाएगा। अब अपने 2D एरे को या अपनी मैट्रिक्स को एक्चुअली क्रिएट करके देखते हैं। इसको क्रिएट करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है और इनफैक्ट वैसा ही है जैसे हमने लीनियर एरेज को क्रिएट किया था, बस यहाँ 1 डायमेंशन की जगह हम 2 डायमेंशंस बना देंगे। कैसे बनाएंगे? एक इंटीजर एरे बनाते हैं 2D एरे और इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स। तो इंट मैट्रिक्स में हम जैसे एरे के लिए सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे, 2D एरे के लिए हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। और इसके अंदर मेमोरी कैसे देंगे? न्यू इंट 3 तो ये क्या हुआ, 3x3 का हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसमें टोटल 9 सेल्स होने वाले हैं। सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स की जो वैल्यू होती है हमारी यानी टोटल नंबर ऑफ सेल्स, वो होते हैं हमारे रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स।
तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स 12। ऐसे ही जो हमने 3/3 का मैट्रिक्स बनाया है इसके अंदर टोटल सेल्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 यानी 9 टोटल सेल्स होंगे, मतलब इसमें हम 9 इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपने एलिमेंट्स को यानी अपने डेटा को इनपुट करवा कर देखते हैं। उसके लिए स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, sc इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यूजुअली किसी भी 2D एरे के अंदर हम एलिमेंट्स को जब इनपुट लेते हैं तो उनको रो वाइज जाते हैं फिर कॉलम वाइज जाते हैं। कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं इस चीज को? अगर हम अपनी गिवन मैट्रिक्स के लिए कंसिडर करें तो यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास डेटा आएगा वो यहां पर आएगा, फिर हम डेटा यहां पर इनपुट लेंगे, फिर यहां पर। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का हमारे पास डेटा आएगा, उसके बाद DEF तो सेकेंड रो का डेटा। और रो के अंदर भी हम कैसे चले जा रहे हैं, पहले 0th कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, यानी सबसे पहले सबसे छोटी रो का डेटा हम इनपुट करते हैं। ये स्टैंडर्ड है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट रो का भी डेटा ले सकते हैं, पर उससे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और कोई और आपका कोड पड़ेगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं उसमें छोटी वाली रो का डेटा पहले लेते हैं और छोटी वाली रो में भी छोटे वाले कॉलम का डेटा पहले लेते हैं, फिर हम कॉलम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जब मैक्सिमम कॉलम की वैल्यू तक आ जाएंगे तो नेक्स्ट रो को शुरू कर देंगे, फिर इसका डेटा, इसका डेटा, इसका डेटा, मैक्सिमम वैल्यू तक आ गए तो यहां से शुरू कर दिया। तो इस फैशन में चलेंगे और इस फैशन में चलेंगे तो क्या हमारा कोड निकल कर आएगा? कोड निकल कर आएगा कि बाहर वाला एक आउटर लूप होगा जिसमें हमारा आइटरेटर 0 से लेकर n तक जाएगा, n यानी हमारी रोज, और एक अंदर वाला लूप होगा जिसके अंदर दूसरा एक आइटरेटर होगा j, जो 0 से लेकर m तक जाएगा, m यानी हमारे कॉलम्स। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी 2D एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके इनपुट करवाएंगे। int i इक्वल 0, यहाँ पर n एंड m भी हम लिख लेते हैं। int n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर int j इक्वल 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस। एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट को? मैट्रिक्स ऑफ i एंड j। तो ये i क्रॉस j, i कॉमा j वाला जो आप सेल देखना चाहते हैं जिसमें रो i है एंड कॉलम j है, उसको हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं और उसके अंदर sc डॉट नेक्स्टेंट से लेकर डेटा मैट्रिक्स ij में स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पर ये जो n है इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, आप सिंपली लिख देंगे अगर मैट्रिक्स डॉट लेंथ, तो इससे क्या होगा, हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी एंड कॉलम्स के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम्स के लिए करते हैं मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ। मैट्रिक्स ऑफ 0 दे देगा हमें अपनी फर्स्ट रो यानी 0th इंडेक्स वाली रो एंड उसकी हम टोटल लेंथ निकाल देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमें मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिल गए तो उसको हम m के अंदर स्टोर करा देंगे और यहां से हम रोज को n के अंदर स्टोर करा देंगे। तो यहां तो हमने एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया है, अब एलिमेंट्स को आउटपुट भी कर देते हैं। आउटपुट करने के लिए बिल्कुल सेम हम लूप्स लिखने वाले हैं। इसको इनफैक्ट यहां से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। पहले हम रो वाइज ट्रैवल करेंगे, फिर हम कॉलम वाइज ट्रैवल करेंगे। उसके बाद यहां पर हमें अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। प्रिंट में हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ ij और एक छोटा सा स्पेस, एंड हर एक रो प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा देंगे। तो इसी को कर लेते हैं कॉपी, तो इससे हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। अब इस पूरे कोड को सेव कर लेते हैं एंड अब इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट में हम डालना चाहते हैं 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स को, 9 इंटीजर्स को हमने इनपुट करा दिया है एंड कुछ इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स जो है मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है, जिसमें 1 2 3 0th रो में है, 4 5 6 हमारी फर्स्ट रो में है एंड 7 8 9 हमारी सेकंड रो के अंदर है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमने पूरे के पूरे अपनी मैट्रिक्स को स्टोर करा दिया है, प्रिंट करा दिया है, इसी तरीके से अपनी मैट्रिक्स के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को सर्च भी कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाकर देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्च। सर्च में हम क्या करेंगे, सर्च के अंदर हम इंट मैट्रिक्स को कर देंगे डिफाइन
इस सेम लूप के अंदर हम किसी भी की को सर्च कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी एलिमेंट के लिए सर्च करना है अपने 2D मैट्रिक्स के अंदर, 2D एरे के अंदर, तो उसके लिए आप सिंपली जो आपने आउटपुट वाला या इनपुट वाला लूप लिखा है उसी के अंदर हर एक एलिमेंट को आउटपुट इनपुट कराने की बजाय उसको अपनी की से हम कंपेयर कर लेंगे। जहाँ भी मिल जाता है वहाँ ट्रू रिटर्न कर देंगे, जहाँ नहीं मिलता वहाँ फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये बहुत मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ जो मैट्रिक्स के अंदर हो सकता है। एक की यहाँ पे पास होगी एंड यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे कि मैट्रिक्स पर जो i, j पर अवेलेबल है वो क्या हमारी की के इक्वल है। अगर की के इक्वल है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, और अगर नहीं हो पाता इसको हम बूलियन टाइप का फंक्शन बना लेते हैं, बूलियन। इनफैक्ट यहाँ प्रिंट भी करवा लेते हैं कि हमें हमारा एलिमेंट जो है वो मिल गया है, फाउंड एट इंडेक्स या फिर एट सेल। हमें i, jth सेल के अंदर अपना जो एलिमेंट है वो मिला है, तो उसके लिए लिख दिया है हमने फाउंड एट सेल i, j, एंड यहां से रिटर्न करा दिया ट्रू। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे लास्ट में फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि जहां पर की हमारी एग्जिस्ट नहीं करती होगी उस केस में हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इनफैक्ट प्रिंट भी करवा देते हैं की नॉट फाउंड। यहां पर n की जगह हम यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स डॉट लेंथ। और m की जगह यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ। अब इस कोड में आउटपुट करने के बाद अगर हम ढूंढना चाहें की, यानी सर्च फंक्शन को कॉल कर देते हैं जिसमें मैट्रिक्स है और की हम 5 के लिए सर्च करना चाहते हैं, तो इसको सेव करके कोड को एक बार दोबारा रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर्स को हमने एंटर किया है। ये हमारा मैट्रिक्स बना होगा। इसमें j की वैल्यू को हम एक बार दोबारा से तो ये हमारा मैट्रिक्स बना है। इसके अंदर हमने सर्च करना था 5 के लिए। अब 5 एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। 5 कहाँ पर है? 5 है रो नंबर 1 के अंदर एंड कॉलम नंबर 1 के अंदर, तो उसके लिए सेल नंबर 1,1 हमारे लिए प्रिंट हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास सवाल आता है मैट्रिक्स के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट को सर्च करना है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करना है, इनफैक्ट उसे प्रिंट भी करवाना है, सिर्फ रो नंबर 3 को या कॉलम नंबर 2 को प्रिंट करवाना है, ऐसे क्वेश्चंस अब आप खुद से कर सकते हैं बिकॉज लॉजिकली हमने सारी जो आपको टूल्स चाहिए क्वेश्चन करने के लिए उनको डिस्कस कर लिया है। तो अब होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि अपनी मैट्रिक्स के अंदर आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करवा के देखना है कि आप एक्चुअली वो खुद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी 2D एरेज होते हैं वो एक्चुअली मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होते हैं। हमने बात की थी कि हमारी जो लीनियर एरेज होते थे वो मेमोरी के अंदर एक कॉन्टिग्युअस फैशन में स्टोर होते थे। कॉन्टिग्युअस फैशन यानी हमारा डेटा एक्चुअली एक के बाद एक स्टोर होता था। यानी इसका एड्रेस अगर 100 है तो इसका एड्रेस 101, इसका एड्रेस 102, इसका एड्रेस 103। अगर ये कैरेक्टर एरे है, इंटीजर एरे होगा तो ये 104 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, +4 का एडिशन हो जाएगा क्योंकि 4 बाइट्स लेते हैं इंटीजर्स। तो इस तरीके से कॉन्टिग्युअस फैशन में हमारा डेटा स्टोर होता है। लेकिन 2D एरेज के साथ ऐसा नहीं होता। 2D एरेज में 2-3 तरीके होते हैं यूजुअली जिसमें डेटा हमारा स्टोर हो रहता है मेमोरी के अंदर। अब इनमें से सबसे फेमस तरीके हैं कि एक तो हो जाए हमारा रो मेजर। रो मेजर यानी अगर हमारा मैट्रिक्स, अगर हमारा 2D एरे, रो मेजर यानी अगर हमारा 2D एरे कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर होगा जहां हमारी फर्स्ट रो होगी, फिर हमारी सेकेंड रो होगी एंड फिर हमारी थर्ड रो होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2, फिर आएंगे 3 4 5, फिर आएंगे 6 7 एंड 8। तो इनके एड्रेस किस तरीके से हो जाएंगे? एड्रेस अगर इसका 101 है तो इसका 104 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 120 एंड सो ऑन। तो
पहले हमारी पूरी एक रो 1 आ गई है, फिर हमारी पूरी रो 2 आ गई है, फिर हमारी पूरी रो 3 आ गई है। इसको हम रो मेजर कहते हैं। इसके अलावा एक और फैशन होता है मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर कराने का, इस फैशन को हम कॉलम मेजर कहते हैं। कॉलम मेजर के अंदर मेमोरी के अंदर डेटा तो ऐसा लगता है कि एक के बाद एक हमारे पास 3 एरेज ही स्टोर्ड हैं, पर ये एरेज कॉलम की फॉर्म में स्टोर होते हैं, रोज की फॉर्म में नहीं, यानी इस फॉर्मेट में। तो यहाँ सबसे पहले 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 7, फिर 2, 5 एंड 8। तो इस कॉलम 1 का डेटा सबसे पहले आएगा, फिर कॉलम 2 का डेटा आएगा, फिर हमारे पास कॉलम 3 का डेटा आएगा। इसको हम कहते हैं कॉलम मेजर। पर जावा के अंदर ना रो मेजर होता है ना कॉलम मेजर होता है। जावा के अंदर अलग ही सिस्टम होता है एरेज को स्टोर करने का। और ये जो चीज़ है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2D एरेज इन मेमोरी, ये प्लेसमेंट के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ प्रोग्रामिंग में इंटरनली मेमोरी कैसे काम कर रही है 2D एरेज में, वो समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट आपको पता भी होना चाहिए कि रो मेजर, कॉलम मेजर, जब कोई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर बात कर रहा हो तो इम्प्रेस करने के लिए होता क्या है। जावा के अंदर एक्चुअली क्या होता है, 2D एरेज इस तरीके से स्टोर होते ही नहीं। जावा के अंदर जब भी आप एक 2D एरे या एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें क्या होगा, आपके पास इंडिविजुअली n नंबर ऑफ एरेज बन जाएंगे। यानी आपने ये बनाया तो आपके पास 3 एरेज लीनियर फैशन में जाकर स्टोर हो जाएंगे किसी भी लोकेशन पर। फॉर एग्जाम्पल, ये रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से स्टोर होता है। यहाँ पर अगर हम एक इंटीजर 2D एरे बनाते हैं तो उसमें 0th रो हमारी कुछ इस तरीके से स्टोर हो रही होगी, फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर स्टोर हो रही होगी, सेकंड रो पर हमने नल स्टोर किया है, थर्ड रो हमारी कुछ ऐसे स्टोर हो रही होगी। तो जावा के अंदर एक्चुअल अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो उसमें अगर हमारा ओरिजिनल 2D एरे कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर ये रोज एंड कॉलम्स है, तो वो मेमोरी के अंदर सेपरेटली हमारे लिए 3 एरेज क्रिएट कर देगा। और तीनों एरेज का जो साइज होगा वो सेम होगा, मतलब उसमें 012, 012 एंड 012 होगा। पर इनका जो एड्रेस होगा उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। हमारे लिए एक एरे आ जाएगा जिसमें हमारे तीनों रोज होंगे। ये जो है फर्स्ट रो को पॉइंट करेगा, ये हमारी इस रो को पॉइंट करेगा एंड ये हमारी इस रो को पॉइंट करेगा। तो इंटरनली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्टिग्यूअस फैशन में जरूरी नहीं है 2D एरे स्टोर हो, कोइंसिडेंटली हो सकता है पर जरूरी नहीं है हो। कोइंसिडेंटली पॉसिबल है होना ऐसे स्टोर, बट जरूरी नहीं है कि जावा के अंदर कॉन्टिग्यूअस फैशन में ही 2D एरेज के एलिमेंट स्टोर हो रहे हो। अब एक बहुत ही बढ़िया सवाल के बारे में बात करेंगे। इस सवाल का नाम है स्पाइरल मैट्रिक्स। ये सवाल Amazon, गूगल, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एप्पल, काफ़ी सारी कंपनीज में पूछा गया है क्योंकि बहुत क्लासिकल सवाल है। मैं सारे के सारे आपको क्लासिकल सवाल जो एक्चुअल इंटरव्यूज में आए हुए हैं उनको कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्पाइरल मैट्रिक्स एक सवाल है जिसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स है उसको प्रिंट करना है, उसके सारे एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करना है, पर स्पाइरल फैशन में प्रिंट करना है। स्पाइरल का मतलब अंग्रेजी के अंदर होता है कुछ इस तरीके का फैशन, जहां बाहर से लेकर अंदर की तरफ पूरी बाउंड्री कवर करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ जो स्पाइरल फैशन हम फॉलो कर रहे होंगे वो कुछ ऐसा होगा कि हम इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स को कवर करते हुए सारे की सारी मैट्रिक्स के हर एक सेल तक जाएंगे और वहां पर स्टोर्ड अपने इंटीजर को हम प्रिंट कर रहे होंगे। इसको करने के बाद हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा, जहां पर सबसे पहले हम 1 तक पहुंचे तो 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8, 12, 16, 15, 14, 13, 9, 5 एंड देन हमने प्रिंट करवाया 6 को, देन हमने प्रिंट कराया 7 को, फिर 11 को, फिर 10 को। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने एलिमेंट्स को करवाना है प्रिंट। अब इसको प्रिंट करवाने की अप्रोच क्या रहेगी? अप्रोच में अगर आपने एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व की हो तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी आउटर बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, यानी सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी इनर बॉर्डर को हम कवर कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक बड़ा सा मैट्रिक्स होता और इस बड़े से मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी हमारे पास रोज होती, तो इसमें प्रिंट करवाने का तरीका क्या रहता? सबसे पहले हम आउटर बाउंड्री को कवर करते, उसके बाद हम इनर बाउंड्री को कवर करते, उसके बाद हम इससे भी एक और लेवल अंदर जाते कुछ इस तरीके से, फिर एक और लेवल अंदर जाते इस तरीके से, एंड लास्ट में हमारे पास ये सिंगल सेल बच जाता। तो इस तरीके से
हमने एक स्पाइरल बना दिया है। कवर करने का हमारा तरीका ये रहेगा कि हम ऐसी डायरेक्शन फॉलो करें, उसके बाद इनर बाउंड्री के लिए हम सेम डायरेक्शन को फॉलो करें, जब तक हमारे पास या तो सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता या जब तक हमारे पास अंदर कोई और एलिमेंट नहीं रह जाता। तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच जो है वो हमारी बॉर्डर से रिलेटेड होगी। बॉर्डर से यानी हम कौन से वाले बॉर्डर को कवर कर रहे हैं अपनी मैट्रिक्स के अंदर। अब सबसे पहले हम आउटर बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, फिर हम इनर बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, और हर बॉर्डर को कवर करने में अगर हम इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि एक लूप के अंदर ही क्या हो रहा है, एक लूप के अंदर ही हमारी 2 कॉलम्स कवर हो रहे हैं और सिंगल लूप के अंदर हमारी 2 रोज कवर हो रही हैं। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हर बार जो हमारा काम है वो आधा हो रहा है। ऊपर से और नीचे से एक रो हमने हटा दी, तो अगली बार जब हमें बॉर्डर प्रिंट करवाना है तो अब हमारे लिए काम आधा है क्योंकि 2 रोज कम हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमें n/2 आइटरेशंस लग रही होंगी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हर बार काम आधा हो रहा है तो n/2 टाइम्स हमें अपने लूप को रन करना पड़ेगा। अब इस काम को करने के लिए, एक बॉर्डर को ट्रैक करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा बॉर्डर कहां से लेकर कहां तक जा रहा है। कहां से लेकर कहां तक जा रहा है मतलब कौन सी हमारी स्टार्टिंग रो है, कौन सी हमारी एंडिंग रो है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग कॉलम है एंड कौन सा हमारा एंडिंग कॉलम है। हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमें आउटर बाउंड्री के लिए सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग रो होगी वो होगी 0, हमारी एंडिंग रो होगी n-1 यानी 3। स्टार्टिंग कॉलम की बात करें तो स्टार्टिंग कॉलम हमारे लिए होगा 0 एंड एंडिंग कॉलम हमारे लिए होगा m-1 यानी 3। तो इन वैल्यूज को पहले आइटरेशन के लिए फर्स्ट बाउंड्री के लिए फिल इन करें तो सबसे पहले हमारे पास है स्टार्टिंग रो 0, एंडिंग रो है 3। स्टार्टिंग कॉलम है 0, एंडिंग कॉलम है 3। इसको हम m-1 भी लिख देते हैं और n-1 भी लिख देते हैं फॉर क्लैरिटी। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड आइटरेशन में हम क्या करेंगे, दोबारा से सेम लूप के अंदर जाएंगे, लेकिन इस बार स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम और स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो चेंज हो गया। इस बार हमारे लिए स्टार्टिंग रो जो होगा, स्टार्टिंग रो हमारे लिए यहां पर होने वाला है 1 और एंडिंग रो हमारे लिए होने वाला है 2। स्टार्टिंग कॉलम जो है वो होने वाला है 1 एंड एंडिंग कॉलम हमारे लिए होने वाला है 2। तो इस बार के लिए स्टार्टिंग रो इज 0, स्टार्टिंग रो इज 1, एंडिंग रो इज 2, स्टार्टिंग कॉलम इज 1 एंड एंडिंग कॉलम इज 2। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट बचा नहीं है, हमारा पूरा का पूरा स्पाइरल मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट हो चुका होगा। तो आइटरेशन हमें किस तरीके से करने हैं, हम 4 वेरिएबल्स के साथ शुरुआत कर रहे होंगे, इन चारों को हम इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज किस वैल्यू से करना है, हमेशा आउटर बाउंड्री से इनिशियलाइज करना है। आउटर बाउंड्री क्या होने वाली है, आउटर बाउंड्री में शुरुआत में स्टार्टिंग रो 0 ले लेंगे, एंडिंग रो n-1, स्टार्टिंग कॉलम 0, एंडिंग कॉलम m-1, वो मैं आउटर बाउंड्री दे देगा। एक बार जैसे ही ये आउटर बाउंड्री खत्म हुई, हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, हमारी स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो एक एक से खिसक जाएगी। हमारा स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम एक एक से खिसक जाएगा। कैसे खिसकेगा, स्टार्टिंग रो में तो प्लस प्लस हो गया है, एंडिंग रो में माइनस माइनस, स्टार्टिंग कॉलम में प्लस प्लस, एंडिंग कॉलम में माइनस माइनस। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हुआ, एक का डिफरेंस आ गया, कहीं +1 हो गया है, कहीं -1 हो गया है। तो इससे हमें अपनी अपडेट वाली कंडीशन मिल रही है। अपडेट वाली कंडीशन क्या है कि हर लूप के बाद हमारा स्टार्टिंग रो तो हो जाएगा प्लस प्लस और हमारा एंडिंग रो होने वाला है माइनस माइनस। सेम फॉर कॉलम, स्टार्टिंग कॉलम हो जाएगा प्लस प्लस एंड एंडिंग कॉलम हमारे पास होने वाला है माइनस माइनस। तो एक लूप हम चलाने वाले हैं। लूप से पहले अपनी चारों वेरिएबल्स को हम लिख देंगे। लूप को व्हाइल लूप की तरह रन करेंगे, जिसकी कंडीशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाउंड्री का टॉप पार्ट प्रिंट करवाएंगे। अपनी बाउंड्री का सबसे पहले टॉप प्रिंट करवाएंगे, यानी ये वाला हिस्सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बाउंड्री का राइट पार्ट प्रिंट करवाएंगे। राइट पार्ट यानी ये वाला बॉर्डर। उसके बाद अपनी बाउंड्री का हम बॉटम पार्ट को प्रिंट करवाएंगे। बॉटम पार्ट यानी ये वाला बॉर्डर। एंड उसके बाद प्रिंट करवाएंगे अपनी बाउंड्री का हम लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट कहने का मतलब है हम अपने इस बॉर्डर को प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले टॉप, राइट, बॉटम
एंड देन लेफ्ट। एंड जैसे ही हमारा फर्स्ट बॉर्डर पूरी की पूरी चारों डायरेक्शंस में प्रिंट हो गया, उसके बाद हम अपडेट कर देंगे चारों वेरिएबल्स को। फिर इनर बाउंड्री में सेम चीज करेंगे, सबसे पहले टॉप प्रिंट करवाएंगे, फिर राइट पार्ट, फिर बॉटम पार्ट, फिर लेफ्ट पार्ट। ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक हमारी बेस कंडीशन, वो जो हमारी लास्ट एंडिंग कंडीशन है, वो रीच नहीं कर जाती। अब इस एंडिंग कंडीशन को फाइंड आउट करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना एक बेसिक लूप लिख कर देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी अपनी मैट्रिक्स जिसको हमने डिस्कस किया था उसको डिफाइन किया हुआ है। एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट स्पाइरल। प्रिंट स्पाइरल में हमारे पास हमारी मैट्रिक्स आएगी, 2D मैट्रिक्स। अब इसमें हमें 4 वेरिएबल्स को सबसे पहले डिफाइन करना है। इंट स्टार्ट रो 0 से इनिशियलाइज करेंगे, स्टार्ट कॉलम इसको भी 0 से, n-1 यानी मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1। एंड कॉलम के लिए क्या करेंगे, एंड कॉलम के लिए m-1 यानी मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1। अब हमें लिखना है एक वाइल लूप। लॉजिकली देखा जाए तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से जब तक हमारा एंडिंग पॉइंट कम नहीं रहता तब तक हमारा लूप चलना चाहिए। अभी वैसे हम इसको ट्रू भी लिख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा लॉजिकली बोलूंगी कि हम यहाँ ये लिख दें अभी के लिए कि जब तक स्टार्टिंग रो हमारी लेस देन इक्वल टू एंडिंग रो नहीं रहती, एंड जब तक हमारा स्टार्टिंग कॉलम लेस देन इक्वल टू एंडिंग कॉलम नहीं रहता, तब तक हम इस लूप को रन करेंगे। अब इस वाइल कंडीशन के पीछे के लॉजिक को भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी टॉप बाउंड्री प्रिंट करवाते हैं। टॉप बाउंड्री में क्या रहेगा, टॉप बाउंड्री के अंदर रो हमारी फिक्स्ड है कि हमारी स्टार्टिंग रो है वहां पर कॉलम क्या कर रहा है, 0 से लेकर, मतलब स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक बढ़ता जाएगा। इस तरीके से हम अपनी टॉप बाउंड्री को प्रिंट करवाएंगे। तो इंट जे मैं यूज कर रही हूंगी कॉलम के लिए, आई मैं यूज कर रही हूंगी जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे अपनी रो को। तो यहां पर जे मैंने लिख दिया है कॉलम के लिए, तो जे शुरू होगा स्टार्टिंग कॉलम से। जे जो है हमारा बढ़ता जाएगा जब तक j इज लेस देन इक्वल टू हमारा एंडिंग कॉलम एंड j प्लस प्लस। तो हर बार हम प्रिंट करने वाले हैं मैट्रिक्स ऑफ स्टार्टिंग रो एंड हमारा j। ये हमने टॉप बाउंड्री को प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से अब अपनी राइट बाउंड्री को प्रिंट करेंगे। राइट बाउंड्री के लिए हम ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं, यानी हम अपनी रो को वेरिएबल बना रहे हैं। अब जब भी रो को वेरिएबल बनाने हैं तो कहां से कहां तक जाएगी, हम स्टार्टिंग रो से एंडिंग रो तक नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग रो का लास्ट एलिमेंट तो प्रिंट हो गया। अब हम स्टार्टिंग रो +1 से शुरू करेंगे और एंडिंग रो तक जाएंगे, यानी आई शुरू होगा स्टार्टिंग रो +1 से एंड आई जब तक लेस देन इक्वल टू एंडिंग रो आई प्लस प्लस। यहां पर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसके अंदर हमारा जो रो है वो तो एक वेरिएबल है पर कॉलम फिक्स्ड है। कौन से कॉलम पर है, हम राइट बाउंड्री में यानी अपने एंडिंग कॉलम पे, एंडिंग कॉलम। अब क्या करेंगे, बॉटम बाउंड्री को प्रिंट करवाएंगे। बॉटम बाउंड्री के लिए फिर से एक अपना लूप लिख देते हैं। बॉटम बाउंड्री कहां से शुरू हो रही है, इनफैक्ट मैं इसको एक डायग्राम से थोड़ा सा और विजुअलाइज करा देती हूँ। ये है हमारी टॉप बाउंड्री। टॉप बाउंड्री के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग रो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है कॉलम। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर अपने एंडिंग कॉलम तक जा रहे हैं। ये स्टार्टिंग कॉलम, ये है एंडिंग कॉलम। हम यहाँ से लेकर यहाँ जा रहे हैं, जबकि हमारे लिए हमारा स्टार्टिंग रो फिक्स्ड है। तो इस तरीके से अगर हम राइट बाउंड्री की बात करें तो राइट बाउंड्री में जब हम ऐसे जाएंगे तो इस वाले एलिमेंट को हम दोबारा प्रिंट नहीं करना चाहते, तो हम यहां से शुरू करेंगे। ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है स्टार्टिंग रो +1 से लेकर हम अपने एंडिंग रो तक जा रहे हैं। और फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड है हमारा एंडिंग कॉलम, क्योंकि यहां पर हम अपने एंडिंग कॉलम के ऊपर हैं। फिर दोबारा हम बात करेंगे बॉटम बाउंड्री की। बॉटम बाउंड्री के अंदर क्या फिक्स्ड है, बॉटम बाउंड्री के अंदर मतलब यहाँ पर हमारे पास हमारी एंडिंग रो फिक्स्ड है और हमारा कॉलम कहाँ तक जा रहा है, इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करना चाहते, तो हम जा रहे हैं अपने एंडिंग कॉलम -1 से लेकर अपने स्टार्टिंग कॉलम तक, और इस दौरान हमारे लिए हमारी एंडिंग रो फिक्स्ड है। ये है हमारा टॉप, ये है हमारा राइट, ये है हमारा बॉटम।
सेम तरीके से अब जब हम लेफ्ट के लिए बात करेंगे तो लेफ्ट वाले केस में यानी इस वाले केस में हमारे लिए अपनी लेफ्ट बाउंड्री में जो फिक्स्ड कंपोनेंट है वो है हमारा स्टार्टिंग कॉलम। तो स्टार्टिंग कॉलम हमारे लिए फिक्स्ड रहेगा और हम कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी एंडिंग रो -1 से लेकर अपनी स्टार्टिंग रो +1 तक। ये स्टार्टिंग रो +1 हो गया, ये हमारा एंडिंग रो -1 हो गया। इसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं, एंडिंग रो -1 से लेकर अपने स्टार्टिंग रो +1 तक। तो ये जो कंडीशन है यही निकालना सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, कि आपने किस तरीके से टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट बॉर्डर के लिए कंडीशन निकाली है। और इसीलिए इतनी सारी कंपनीज ने सवाल पूछा है, क्योंकि लॉजिक उस टाइम पर, इंटरव्यू के टाइम पर डिराइव करना बहुत मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, ऐसे जो सवाल हैं वो बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत लोगों से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपको खुद से अभी इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से बहुत सारे ऐसे क्लासिकल सवाल कर लेंगे तो इंटरव्यू के अंदर आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, काफी ऐसे सवाल आपके पास आ जाएंगे जो आपने ऑलरेडी किए हुए होंगे। तो यहाँ पर बॉटम बाउंड्री की बात करते हैं। बॉटम बाउंड्री के लिए हमारा कॉलम जो था वो एंडिंग कॉलम -1 से लेकर हमारा j > हमारा स्टार्टिंग कॉलम j -। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे अपने एलिमेंट को। यहाँ पे क्या होगा, हमारी एंडिंग रो फिक्स्ड है और हमारा कॉलम j वेरिएबल है। सेम चीज करेंगे अपने लेफ्ट के लिए। I = एंडिंग रो -1, I > स्टार्टिंग रो +1, I -। तो मैं एडवाइस करती हूँ आपको, जब भी आपको सवाल करने हो ना, तो एक बार पेपर के ऊपर आप कंडीशंस लिख के पेपर के ऊपर सवाल सॉल्व कर लें, उसके बाद कोड में उस चीज़ को कन्वर्ट करें, तो लॉजिक बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिख देते हैं। इस बार वेरिएबल क्या है, इस बार वेरिएबल हमारी रो है, तो I, एंड यहाँ पे कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा हमारा स्टार्टिंग कॉलम। और लास्ट में अपने चारों वेरिएबल्स को, चारों बाउंड्री हमने प्रिंट करवा दी, अब चारों वेरिएबल्स को अपडेट कर देंगे। स्टार्टिंग कॉलम ++, स्टार्टिंग रो ++, एंडिंग कॉलम -, एंडिंग रो -। और जब पूरा स्पाइरल हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। अब इस कंडीशन की बात करते हैं। ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर वाइल लूप के अंदर लिखी है, अब अपनी वाइल कंडीशन को एनालाइज करने के लिए थोड़े से कुछ पॉइंट्स को, थोड़े से कुछ केसेस को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला केस आएगा कि अगर हमारे पास यहाँ n क्रॉस n में इस मैट्रिक्स के लिए n = 4 था, लेकिन अगर ऐसी मैट्रिक्स आ जाती जिसमें n = हमारा 3 हो जाता या फिर 5 हो जाता या फिर 7 हो जाता, तो मतलब ऑड n वाले केसेस के लिए अगर हम ये कंडीशन रखते कि स्टार्ट रो इज लेस देन एंड रो या फिर स्टार्ट कॉलम इज लेस देन एंड कॉलम। अब इन दोनों कंडीशंस के रखने से क्या होता है, जो हमारा मिडिल वाला पार्ट होता, मिडिल वाली बाउंड्री होती, किस मिडिल वाली बाउंड्री की मैं बात कर रही हूँ, इसको हल्का सा हम विजुअलाइज करके देखते हैं। इसमें आउटर बाउंड्री ये वाली तो हमारी कवर हो जाती, पर इनर बाउंड्री जो ये पार्ट होता ये कवर नहीं हो पाता इस कंडीशन के लिए। इसीलिए हमें पता चला कि जो स्टार्ट रो है उसको हमें एंड रो से कम एंड इक्वल टू रखना पड़ेगा, जो स्टार्ट कॉलम है उसको हमें लेस देन एंड इक्वल टू एंड कॉलम रखना पड़ेगा। इसमें एक और एडिशनल चीज, हमें इन दोनों का एंड इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम सिर्फ n क्रॉस n वाली मैट्रिक्स के लिए नहीं, हम n क्रॉस m वाली मैट्रिक्स के लिए भी इस कोड को रन कर सकते हैं। यानी अगर हमारी मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखती है जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 4 कॉलम, तो उस केस में भी हम एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं जो इस तरीके का पाथ होगा। इस तरीके के पाथ को भी स्पाइरल वे में प्रिंट करना पॉसिबल है। अब इस तरीके के पाथ में स्पाइरल वे में प्रिंट करने के लिए हमारी जो कंडीशन होगी, यहाँ पर स्टार्टिंग रो 0 होगी और एंडिंग रो हमारी होगी 1। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉलम हमारे लिए 0 होगा पर एंडिंग कॉलम हमारे लिए होगा 3।
अगर यहाँ पे हम कंडीशन रख देते स्टार्टिंग कॉलम इज लेस देन इक्वल टू एंडिंग कॉलम, तो फिर हमारा लूप जो है वो रन करता 4 बार, लेकिन 4 बार रन करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, हमें तो बाउंड्री एक ही बार प्रिंट करवानी थी। तो उस केस में हमारी एक्स्ट्रा बाउंड्रीज मतलब सेम वैल्यूज बार बार प्रिंट हो रही होती या कुछ एरर हमारे पास आ रहा होता। इसीलिए हमारा रो एंड कॉलम में से जो भी मिनिमम होता है वो डिसाइड करेगा कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये एंड कंडीशन होनी चाहिए, इसीलिए लेस देन के साथ हमारे पास इक्वल टू होना चाहिए। साथ के साथ यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने कोड में अभी तक नहीं लिखी, वो ये है कि इन ऑड केसेस के लिए, यानी जब n क्रॉस n हमारा ऑड हो जाता है या n क्रॉस m में हमारे पास ऑड नंबर ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, तो उस केसेस में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हमारी ये जो बाउंड्री है ना, अगर हमने लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू नहीं डाला तो प्रिंट ही नहीं होगी। और कुछ कुछ केसेस में जब हम ये इक्वल टू डाल देते हैं तो 2 बार सेम वैल्यू प्रिंट होती है। उसके लिए हमें एक स्पेशल कंडीशन लिखनी पड़ती है। स्पेशल कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे रोज ज्यादा हैं तो जैसे ही हमारे कॉलम्स पूरे हो जाएंगे हमारा लूप रुकने वाला है, तो वहां पर क्या करेंगे, कॉलम्स में हम एक कंडीशन डाल देंगे कि इफ हमारा स्टार्ट कॉलम इक्वल टू एंड कॉलम हो जाता है, तो उस केस में हम सिंपली यहां से कर जाएंगे रिटर्न। अब हमने रिटर्न क्यों किया बॉटम के लिए इसलिए रिटर्न किया क्योंकि जो चीज हम यहां करवाने की कोशिश कर रहे हैं अगर सिंगल रो होगी तो वो चीज ऑलरेडी टॉप के साथ हम कर चुके होंगे। अगर हमारे पास एक सिंगल पार्ट रह गया प्रिंट करवाने के लिए, इसको भी मैं विजुअलाइज करा देती हूँ थोड़ा सा डायग्राम से कि हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसे केस की जिसमें मान लीजिए हमारे पास 5 रोज हैं एंड हमारे पास अपनी मैट्रिक्स के अंदर 5 कॉलम्स हैं। इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने ये वाला लूप रन कर लिया, उसके बाद हमने ये वाला लूप रन कर लिया। अब हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर टॉप को प्रिंट करवा दें। अब जैसे ही टॉप को प्रिंट करवाएंगे हमारे पास क्या चॉइस आएगी कि हम राइट को भी प्रिंट करवाएं, पर राइट वाली कंडीशन ठीक है निकल जाएगी। उसके बाद चॉइस आएगी कि हम बॉटम को भी प्रिंट कराएं, पर बॉटम के लिए हम ऑलरेडी इस सेल को प्रिंट करवा चुके हैं तो हमें दोबारा इस सेम वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाना। तो उस केस के लिए हमें यहाँ स्पेशल कंडीशन डालनी पड़ती है, इफ स्टार्ट कॉलम इज इक्वल टू एंड कॉलम। उस केस में रिटर्न की जगह यहाँ पे हम डालने वाले हैं ब्रेक, यानी सेम चीज को 2 बार प्रिंट नहीं करवाना। जो टॉप में प्रिंट हो गया उसको बॉटम में नहीं प्रिंट करवाना, जो राइट में प्रिंट हो गया उसको लेफ्ट में नहीं प्रिंट करवाना। तो ये जो कंडीशन है कॉलम्स वाली, ये एक्चुअली जाएगी हमारे लेफ्ट की तरफ एंड यहां पर हमारे पास सिमिलर कंडीशन होगी रो के लिए। तो स्टार्ट रो अगर हमारी एंड रो के इक्वल हो जाती है तो उस केस में हमें ब्रेक कर जाना है। और लेफ्ट और राइट जब भी हम प्रिंट करवा रहे हैं तो राइट में एक बार जो चीज प्रिंट हो गई अब वो दोबारा लेफ्ट में आकर ना प्रिंट हो, उसके लिए हमने ये कंडीशन लिख दी है। इसको हम कर लेते हैं सेव और अपनी मैट्रिक्स के लिए एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। प्रिंट स्पाइरल फॉर मैट्रिक्स। आउटपुट हमारे लिए आया 1 2 3 4, यानी ऊपर का टॉप, उसके बाद 8 12 16, फिर 15 14 13, देन 9 5 6 7 11 एंड 10। अब ये पूरा का पूरा आउटपुट हमारे पास स्पाइरल फैशन में आया है एंड कुछ इसी तरीके से हम स्पाइरल प्रिंट करते हैं। फिर चाहे हमारे पास ऑड एन वाला हो, ऑड एम वाला हो, इवन एन एम वाला हो या एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट जिस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है डायगोनल सम। अब ये सवाल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सैमसंग जैसी कंपनीज पूछ चुकी हैं। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डायगोनल दोनों का कंबाइंड सम निकालना है। अब एक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल क्या होता है, हमें पता है कि इन वैल्यूज को हम रोज कहते हैं, इन वैल्यूज को हम कॉलम्स कहते हैं। अब हम मैट्रिक्स के अंदर एक डायगोनल भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो लेफ्ट कॉर्नर से लेकर हमारे राइट कॉर्नर तक आता है और राइट कॉर्नर से लेकर हमारे लेफ्ट कॉर्नर तक आता है, यानी राइट टॉप से लेकर लेफ्ट बॉटम तक एंड लेफ्ट टॉप से लेकर राइट बॉटम तक। अब इसमें स्पेशल चीज ये है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स वाला प्रॉब्लम है ये हम n इज इक्वल टू m वाले मैट्रिक्स के लिए ही सॉल्व करते हैं। यानी यहां पर n क्रॉस n का हमें हमेशा मैट्रिक्स दिया होगा जिसमें दोनों n की हमारे पास सेम वैल्यू होगी। अब डायगोनल में हमारे पास 2 तरीके के डायगोनल होते हैं। एक वो डायगोनल होता है जो लेफ्ट टॉप से शुरू होता है और बॉटम राइट तक जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। एक डायगोनल होता है जो राइट टॉप से शुरू होता है और लेफ्ट बॉटम तक जाता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल।
ऑल्दो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता हो तो हेल्प कर सकता है कभी कभार। यहाँ पर अगर हम अपने प्राइमरी डायगोनल का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो प्राइमरी डायगोनल का हमारे पास सम आएगा 1 + 6 + 11 + 16 इज इक्वल टू 34। एंड यहीं पर हम सेकेंडरी डायगोनल का सम कैलकुलेट करें तो वो आएगा हमारे पास 4 + 7 + 10 + 13 इज इक्वल टू 34। अब इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास 68। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दोनों डायगोनल का हमें सम कैलकुलेट करके दे दे। अब ये तो हो गया n इज इक्वल टू इवन का केस, जहां पर हमारे n की वैल्यू 4 है क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स है। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है जो 3x3 का हो। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। इसमें अगर हम कोई वैल्यूज को स्टोर करना चाहें तो एक ऐसा केस बनेगा जिसमें हमारे पास ओवरलैपिंग वैल्यूज होंगी। ये हो गई हमारी प्राइमरी डायगोनल, ये हो गई हमारी सेकेंडरी डायगोनल। अब प्राइमरी डायगोनल का जब हम सम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 12, सेकेंडरी का जब हम सम निकालेंगे तो भी आएगा 12। पर यहाँ पर ये जो 4 है ये ओवरलैपिंग एलिमेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर जब हम डायगोनल सम निकालेंगे तो वो 24 नहीं आएगा, वो डायगोनल सम की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 20 आएगी, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स क्या क्या जुड़े होंगे, 6 + 4 10 + 2 12 + 8 20 एंड +0 20। तो यानी फाइनल सम हमारे पास 20 आएगा, इसका और इसका सम नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी डायगोनल का सम निकाल लेते हैं और फिर सेकेंडरी डायगोनल का वो सम निकाल लेंगे जिसमें प्राइमरी डायगोनल का सम इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी ये मिडिल एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होगा। अब इसको निकालने की सबसे ईजी स्ट्रैटेजी ये रहती है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि प्राइमरी डायगोनल यानी ये वाला डायगोनल जो लेफ्ट टॉप से बॉटम राइट तक आता है, इसके अंदर हर पॉइंट पर हर सेल में i इज इक्वल टू j होता है। यानी आप यहां पर भी देख लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0,0, दिस इज इक्वल टू 1,1, दिस इज इक्वल टू 2,2 और ये हमारा 3,3। तो हर एक सेल में हमारा जो रो है वो हमारे कॉलम के इक्वल है, मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम। हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने प्राइमरी डायगोनल का सम निकालने के लिए एक लूप लगा लेंगे जिसके अंदर हर पॉइंट पर i इज इक्वल टू j होगा। तो जैसे ही हमारा i इज इक्वल टू j हो जाता है वैसे ही सम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर वैल्यूज को हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी डायगोनल का हम सम निकाल लेंगे। इसके लिए मैं आपको कोड भी लिख के दिखा देती हूँ साथ के साथ। एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट डायगोनल सम। अब डायगोनल सम के अंदर हमारे पास आएगी हमारी मैट्रिक्स 2D एरे। एक वेरिएबल लेते हैं सम, इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। अब लूप लगाते हैं अपनी मैट्रिक्स पर जो जाएगा 0 से लेकर मैट्रिक्स की लेंथ तक, और फिर एक नेस्टेड लूप लगाएंगे j इज इक्वल टू 0। ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारे हर एक कॉलम तक, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। हर स्टेप पर क्या चेक करना है, प्राइमरी डायगोनल के लिए हमें हर स्टेप पर यह चेक करना है कि इफ हमारा i इक्वल टू j हो जाता है तो उस केस में सम में हम ऐड कर देंगे अपनी वैल्यू को। यानी किस चीज को हम ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स ऑफ i एंड j को। इस तरीके से हमने प्राइमरी जो है वो निकाल लिया। अब सेकेंडरी हमें निकालना है। अब सेकेंडरी निकालने के लिए क्या ट्रिक रहेगी, सेकेंडरी निकालने के लिए हमें पता है कि एक बार अपने इंडेक्स को हम लिख लेते हैं। प्राइमरी डायगोनल के लिए हमें पता था कि हमारा i इक्वल टू j होना चाहिए। सेकेंडरी डायगोनल के लिए अगर हम अपने इंडेक्स लिखें तो यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू है 0,3, यहाँ पर वैल्यू है 1,2, यहाँ पर हमारे सेल की वैल्यू है, मतलब सेल के रो एंड कॉलम है 2,1 एंड यहाँ पर है 3,0। तो हम देखते जा रहे हैं कि जो हमारी रो नंबर है वो 0 से लेकर हमारे n-1 तक आ रही है और कॉलम नंबर n-1 यानी 3 और कॉलम नंबर हमारे n-1 से लेकर 0 तक आ रहा है। तो वो वाली प्लेसेस जहां पर हमारा i और j का सम n-1 के इक्वल आता है, यानी यहां पर भी इन दोनों का सम n-1 यानी 3 के इक्वल है, यहाँ पर भी दोनों का सम 3 है, यहाँ पर भी दोनों का सम 3 है, यहाँ पर भी दोनों का सम 3 है। तो सेकेंडरी डायगोनल के अंदर क्या होता है, दोनों
रो एंड कॉलम नंबर का जब हम सम लेते हैं तो दोनों की वैल्यू हमारी n-1 के इक्वल आती है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को डिफाइन करती हैं किसी भी 2D एरे के अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी जिसमें n क्रॉस n का साइज हो और दोनों n की वैल्यू हमारी सेम हो। अब इसके लिए अगर हमें एक नेस्टेड लूप लिखना हो तो हम सेम लूप के अंदर क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारे i और j की वैल्यू हमारे n-1 यानी मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 के इक्वल हो जाए, इसको हम एल्स इफ कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i एंड j। इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड इस कोड को हम करते हैं रन। तो इसमें रिटर्न कर देंगे हम अपना सम। अपनी इस मैट्रिक्स के लिए डायगोनल सम को कॉल करेंगे। हमारे लिए वैल्यू प्रिंट हुई है 68, यानी 34 + 34 हमारे पास आया है। अब ध्यान से अगर हम अपने फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में हम छोटी सी मिस्टेक कर गए, वो है कि हमने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कोड नहीं लिखा। ये बिल्कुल हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने दिखा दिया है कि बिल्कुल बेसिक से हम क्या सोच सकते थे, सारी की सारे हम सेल्स तक चले जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जाकर प्राइमरी डायगोनल की कंडीशन चेक कर लेंगे, सेकेंडरी डायगोनल की कंडीशन चेक कर लेंगे। अब ये जो ओवरलैपिंग एलिमेंट था वो तो इसमें कवर हो गया है, क्योंकि i = j वाले केस में एक ही बार ऐड हो रहा है सम, तो वो हमारे पास इशू नहीं आया। इशू ये आया, ये लूप चल रहा है n टाइम्स, इसका इनर लूप भी चल रहा है n टाइम्स, तो इस पूरे फंक्शन की अभी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n²। तो ये एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड इसको नहीं कहेंगे, हम पूरे के पूरे सम को अपने लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में भी कैलकुलेट कर सकते थे। उसके लिए कोड लिखते हैं, इसको तो कर देते हैं कमेंट आउट। तो एक सिंगल लूप रन करते हैं i = 0 से लेकर i < मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्राइमरी डायगोनल की कंडीशन लिखेंगे। प्राइमरी डायगोनल की कंडीशन ये कहती है कि सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i एंड i। तो जैसे जैसे i की वैल्यू 0 से बढ़कर मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 तक जाएगी, वैसे वैसे हम सम के अंदर प्राइमरी डायगोनल वाली वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा कैलकुलेट करना है सेकेंडरी डायगोनल का सम। तो सेकेंडरी डायगोनल का सम क्या होता था, अगर i + j = n-1 है, इसको मैं लिख के भी बता देती हूँ। अगर हमारे i + j की वैल्यू n-1 के इक्वल है, विच इज दिस कंडीशन, तो हमारी j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू होगी n-1 - i। तो अगर हमारे पास सिर्फ i और सिर्फ n की वैल्यू है तो हम ऑटोमेटिकली j भी निकाल सकते हैं, और i और j अगर हमारे पास आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ i, j। तो सिंपल बहुत बेसिक बच्चों वाला मैथ लगाना है, 3rd क्लास वाला। क्या करना है, हमें करना है सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i हमें गिवन है, j कैसे निकाला, j निकाला n- यानी मैट्रिक्स डॉट लेंथ -i -1। अब इसमें जो ओवरलैपिंग कंडीशन है वो कवर नहीं हुई, यानी जो हमारा अगर ऑड n होगा तो मिडिल वाला एलिमेंट 2 बार ऐड हो जाएगा, एक बार इस कंडीशन से ऐड होगा, एक बार इस कंडीशन से ऐड होगा। तो यहां पे हम एक और छोटी सी कंडीशन डाल देते हैं, इफ हमारा i इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 - i। तो ये वो कंडीशन हो गई जिसमें हमारा i j के इक्वल नहीं है, तभी हम सेकेंडरी डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो ऑलरेडी उस एलिमेंट की वैल्यू प्राइमरी डायगोनल में ऐड हो चुकी है। तो हमने लीनियर यानी सिंगल लूप के साथ कोड लिखा है, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। इस बार भी सेम आउटपुट आया हमारे पास 68, यानी हमेशा तब तक कोड को हमें सोचते जाना है उसके बारे में, तब तक उसको ऑप्टिमाइज करते रहना है जब तक हम बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेकर आते। तो यहाँ पे हमने बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले आई है विच इज बिग ऑफ n, ये n² की जगह क्वाड्रेटिक से लेकर लीनियर टाइम में कन्वर्ट हो गया है। स्पेस हमने कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं की, यानी बिग ऑफ 1 में हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व कर दिया है। एंड आई होप कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इस सवाल से हमारे क्लियर हुए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमें सर्च करना है अपने सॉर्टेड मैट्रिक्स के अंदर एक की के लिए। अभी इससे पहले हमने किस तरीके के सवाल किए थे सर्च के लिए, हमें दिया जाता था एक लीनियर एरे,
लीनियर एरे के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमारे होते थे, उसमें हमें एक की दी जाती थी। अभी तक हमने दो सर्चिंग एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है हमारा बाइनरी सर्च। तो इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई करके हम देखते थे कि हमारे एरे के अंदर एक्चुअली हमारी की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इस बार सवाल है 2D एरे में ढूंढने का। अब सर्च हमने शुरुआत में किया था जिसमें सिंपली सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे, है क्या? वो एक तरीके से लीनियर सर्च ही हो गया था, क्योंकि हर तरीके से हमने एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स तक टच कर लिए थे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² हो गई थी। तो उस तरीके का हमने सर्च किया था मैट्रिक्स में, पर इस बार हमें एक स्पेशल मैट्रिक्स दिया है। इस मैट्रिक्स के बारे में स्पेशल बात यह है कि ये सॉर्टेड मैट्रिक्स है। सॉर्टेड यानी रो वाइज आप अगर नोटिस करेंगे तो हर रो में जो बाद वाले एलिमेंट्स है पहले वाले एलिमेंट से बड़े हैं। ये हमारा 20 10 से बड़ा है, 30 20 से बड़ा है, 40 30 से बड़ा है, यहाँ पे 37 29 से बड़ा है, 48 37 से बड़ा है। ये हर एक रो के लिए ट्रू है एंड ये सेम चीज कॉलम्स के लिए भी ट्रू है, मतलब ये कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। जैसे हमारा 15 10 से बड़ा है, 27 15 से बड़ा है, 32 27 से बड़ा है। सेम वे में ये हमारा 35 30 से बड़ा है, 37 35 से बड़ा है, 39 37 से बड़ा है। तो ये हमारी रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमें एक की को सर्च करना है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट अप्रोचेस को अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली अप्रोच जिसको हम ट्राई करेंगे वो है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच यानी जो भी सबसे पहले दिमाग में आ रहा है उसको हम ट्राई करते हैं। तो जो पहले हमने किया था वही सेम चीज करते हैं। क्या करेंगे? एक एक करके हर एलिमेंट तक जाएंगे, एक एक करके हर एलिमेंट तक जाएंगे। मान लीजिए हमें की जिसके लिए सर्च करना है दैट इज 39, तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे 29 है क्या, 39 नहीं है, 37 है क्या, 39 नहीं है, 48 है क्या, 39 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फाइनली मिल गया। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो इस क्वेश्चन में होगा कि हमारी की जो है वो 50 बन जाए। तो उस केस में क्या करेंगे? पहले यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ 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 एंड फाइनली n² एलिमेंट्स यानी 16 एलिमेंट्स को चेक करने के बाद हम अपनी की तक पहुंचेंगे 50 तक, और वो वर्स्ट केस हो जाएगा क्योंकि हमने पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवल कर लिया। और यहाँ सबसे बुरी बात क्या होगी? सबसे बुरी बात ये होगी कि हमने दो चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं उठाया कि ये जो मैट्रिक्स है ये रो वाइज सॉर्टेड है एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यानी सबसे पहले दिमाग में आने वाली अप्रोच ने हमें n² का टाइम दिया जो कि बुरा टाइम है, प्लस हमने क्वेश्चन में जो पूरी इंफॉर्मेशन दी थी उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब कोडिंग के सवालों में एक भी आपको ऐसे ट्रिक करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन कभी नहीं दी जाती। हमेशा जो भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चाहे वो सॉर्टेड की हो गई, चाहे आपके जो अल्फाबेट्स है उसमें यूनिक कैरेक्टर्स हो गए, सवालों के अंदर चाहे आपके पास एलिमेंट्स आपको सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिए जाएं, कैरेक्टर्स आपको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिए जाएं, आपके पास जो नंबर्स हैं वो यूनिक नंबर्स दे दिए जाएं या सिर्फ ऑड नंबर्स दे दिए जाएं। इस तरीके की जब भी छोटी सी प्रॉपर्टी दी जाती है ना सवाल में, कभी भी हमें ट्रिक करने के लिए नहीं होती, उसका कोई ना कोई एक्चुअल यूज होता है आंसर के अंदर 100% टाइम्स। तो इन दो चीजों को हमने यूज नहीं किया, तो सेकंड अप्रोच यूज करते हैं। सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे? रो वाइज सॉर्टेड का हम फायदा उठाएंगे। रो वाइज सॉर्टेड का कैसे फायदा उठाएंगे? हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे बाइनरी सर्च, क्योंकि हमने पहले सीखा था एरे के अंदर कि बाइनरी सर्च क्या होता है? ऑप्टिमाइज्ड होता है एज कंपेयर टू हमारा लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ जाती है। तो इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम रो वाइज सर्च करना शुरू करेंगे अपनी की को। इस बार की को ले लेते हैं 33। तो यहाँ पे इस फर्स्ट रो में बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमें मिलेगी नहीं, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे तो भी हमें नहीं मिलेगी। यहाँ हम कितना टाइम लगा चुके हैं? तो यहाँ हम लगा देंगे log n का टाइम, यहाँ भी लगा देंगे log n का टाइम, फिर इस रो में चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं मिलेगी तो यहाँ भी हम log n का टाइम लगा देंगे। इस रो में चेक करेंगे तो फाइनली हमें 33 अपना मिल जाएगा। तो यहाँ भी बाइनरी सर्च में log n का टाइम लग गया और फाइनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हमारे पास वो आएगी n log n के इक्वल। यहाँ पे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंडिविजुअली log n होती है। इस सवाल में n टाइम्स हम बाइनरी सर्च करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, सेकंड रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, थर्ड रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, फोर्थ रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे। तब तक रो वाइज बाइनरी सर्च लगाते जाएंगे जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो हर रो log n का टाइम लेगी, n log n हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। और इसमें वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये होगा आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स ट्रैवल करना पड़ जाए और आप आखिरी रो तक पहुंच गए हैं अपने एलिमेंट को सर्च करते हुए। तो यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी तो यूज कर ली रो वाइज सॉर्टेड, और यहाँ हमें टाइम लग गया बिग ऑफ n log n के इक्वल।
पर यहाँ भी एक छोटी सी चीज रह गई कि कॉलम वाइज सॉर्टेड तो हम देख ही नहीं पाए कि कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है हमारा एरे। अब कॉलम वाइज सॉर्टेड करने से पहले हम एक छोटी सी चीज और देखते हैं। हमारी की को हम रखते हैं 33। अब एक बार एक छोटी सी चीज करने की कोशिश करते हैं कि इस पोजीशन से अगर हम शुरू और हम सोचें कि हमारी की अगर 33 है और हम 10 से कंपेयर कर रहे हैं उसे, तो 10 से अगर 33 को कंपेयर करेंगे और 33 10 से बड़ा आ गया, तो मुझे अगर डिसाइड करना हो कि 10 के बाद अब मुझे राइट में जाना चाहिए या बॉटम में जाना चाहिए, तो मेरे पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 के राइट में भी 10 से बड़े एलिमेंट्स है, 10 के नीचे भी 10 से बड़े एलिमेंट्स है। सेम वे में अगर मैं 50 का एग्जाम्पल लूँ और मैं मैच करूँ कि 30 के बाद 50 से मुझे पता है कि मैं बॉटम में नहीं जा सकती, मतलब यहाँ पे कुछ सर्च करने को है नहीं, यहाँ पे कुछ सर्च करने को है नहीं, दो ही डायरेक्शंस हैं जहाँ पर जा सकते हैं, अप एंड लेफ्ट। तो 50 से अगर 33 को कंपेयर करें तो ना मैं ऊपर जा सकती ना मैं लेफ्ट जा सकती। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड में हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो मुझे पता नहीं होगा कि ऊपर जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए। पर इस पूरे 2D एरे के अंदर दो ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जहां से हमें हमेशा पता होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो दोनों स्पेशल सेल्स हैं इसको एंड इसको। अगर हम एक बार ध्यान से देखें तो किसी भी की को आप 33 की जगह कोई भी लेटर, कोई भी एलिमेंट यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर 33 को हम 40 के साथ कंपेयर करें तो हमें पता है कि 33 40 से छोटा है, मतलब यहां पर अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 40 से बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली यहां तो हमें नहीं जाना चाहिए, राइट में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि भर चुका है हमारा 2D एरे, ऊपर की तरफ भी नहीं जा सकते, तो एक ही डायरेक्शन बनती है लेफ्ट की। अब 30 से अगर कंपेयर करूं 33 को तो क्या पता चलता है, ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकते, राइट से तो आए ही थे, लेफ्ट में नहीं जा सकते क्योंकि 30 से छोटे एलिमेंट्स हैं लेफ्ट की तरफ, तो हम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं विच इज बॉटम। 35 को अगर मैं कंपेयर करूं अपने 30 के साथ तो पता चलेगा 33 इज लेस देन 35। अब 35 से राइट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि बड़े एलिमेंट्स है, ऊपर से तो आए ही हैं, नीचे की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि बड़े एलिमेंट्स है, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि वहां पर छोटे एलिमेंट्स हैं। तो छोटे एलिमेंट्स है तो 25 पे पहुंच गए, 25 को 33 के साथ कंपेयर करेंगे, लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स है नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि छोटे एलिमेंट्स है, राइट से तो आए ही हैं, तो हम जाएंगे बॉटम की तरफ। बॉटम में 29 पर आए, 29 को 33 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या आएगा? 33 29 से बड़ा होगा। अब 29 का अगर केस ले तो 29 में ऊपर की तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर से ही आए थे, लेफ्ट में हमारे पास छोटे एलिमेंट्स हैं, राइट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि राइट में हम ऑलरेडी ट्रैवल करके आए हैं, हम ऊपर से ही ट्रैवल करके आए हैं, तो राइट में तो ऊपर से तो और भी बड़े एलिमेंट्स होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ नीचे वाली डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जहां फाइनली पहुंच के हमें अपना एलिमेंट 33 मिल जाएगा। तो आप एक छोटा सा पाथ नोटिस करेंगे, हमने क्या किया, यहां से आकर ये वाला पाथ लिया। ये कुछ सीढ़ियां होती है ना हमारे घर पे जिस पे हम चल के जाते हैं, कूद के जाते थे बचपन में, 3-4 सीढ़ियां एक एक करके लांघते थे, तो वैसा सा कुछ आपको डिजाइन दिख रहा होगा। इसीलिए इस तरीके की जो सर्चिंग होती है उसको हम स्टेयरकेस सर्च भी कहते हैं, यानी सीढ़ियों की फॉर्म में चीजें सर्च करना, इसको स्टेयरकेस सर्च भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों सेल्स स्पेशल क्यों हैं? ये दोनों सेल स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि हर सेल के लिए अपनी एक कंडीशन है। अगर हम इस वाले सेल की बात करें, ये वाला सेल, यानी इस सेल को हम नाम देंगे 0,m-1 वाला सेल। अब 0,m-1 वाला सेल स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी जो की है, यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं और की हमारी लेस देन सेल की वैल्यू हो जाती है, तो उस केस में हम हमेशा लेफ्ट मूव करते हैं, और अगर की वैल्यू हमारे सेल की वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो उस केस में हम हमेशा बॉटम मूव करते हैं। वैसे ही एक और स्पेशल कंडीशन आती है इस सेल की। इस सेल को हम नाम देंगे n-1, 0 सेल। n-1, 0 सेल की कंडीशन ये है कि अगर हमारी सेल की वैल्यू से छोटी हो जाए तो उस केस में हम टॉप पर मूव करते हैं, एंड अगर की वैल्यू हमारी सेल वैल्यू से बड़ी हो जाए तो उस केस में हम राइट की तरफ मूव करते हैं। तो ये छोटी सी डिस्टिंक्शन है। ये वाला पार्ट अभी हमने होते हुए देखा है, इस वाले पार्ट को मैं आपको होमवर्क की तरह दे रही हूं कि आप यहां से स्टार्टिंग पॉइंट लेकर एनालाइज करें, कोई इधर का या इधर का आप पकड़ें की, एंड उसके बाद देखें कि किस तरीके से सर्च आपका काम कर रहा है इस लॉजिक को अप्लाई करके। अभी के लिए हम बस इस वाले लॉजिक पर फोकस करेंगे, बाकी आप दोनों में से किसी को भी एज
योर स्टार्टिंग पॉइंट ट्रीट करते हुए अपने आंसर को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से रीआइटरेट कर लेते हैं। हमारी की थी 33 और हमारा सेल था 40। अब 33 इज लेस देन 40, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई, हम लेफ्ट में आ गए। की थी 30, ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई, यहाँ पे बॉटम में आ गए। की थी 33, अब ये वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई तो हम दोबारा से लेफ्ट में आ गए। की थी ग्रेटर देन सेल वैल्यू तो हम बॉटम में आ गए, ग्रेटर देन सेल वैल्यू बॉटम में आ गए। चेक कर लिया कि यही है क्या, यही है क्या, तो यहाँ हम रुक गए। इस जो i, j होगा यहाँ का, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। और अगर किसी भी केस में हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं 0,m-1 तक। तो अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारे i की वैल्यू मान लो 0 से बढ़कर i इज इक्वल टू 0 से बढ़कर n-1 तक पहुंच गया और j हमारा m-1 से घटकर 0 तक पहुंच गया, तो ये जो जर्नी है घटने और बढ़ने की, हर बार आप देखेंगे i और j चेंज हो रहे हैं। तो अगर ऐसा आ जाता है कि बेस कंडीशन मतलब दूसरे एंड तक हम पहुंच गए, तो तब हम अपने लूप को स्टॉप कर देंगे। उस केस में हमारे इस 2D एरे के अंदर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम थर्ड वाली अप्रोच के लिए अपना कोड लिखेंगे विच इज स्टेयरकेस सर्च, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बार हम कोड लिखने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो मैट्रिक्स हमने ले लिया है अपना, इसके अंदर की को भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। हमारी जो की होने वाली है उसको 33 ले लेते हैं, यानी ये वाली की, और एक फंक्शन लिख लेते हैं अपने लिए पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप का, इसको नाम दे देते हैं स्टेयरकेस सर्च। इसके अंदर दो पैरामीटर्स लेंगे, एक तो हमारी मैट्रिक्स, दूसरा हमारा की। अब यहाँ पर हमारी जो रो है उसकी हम हमेशा शुरुआत करेंगे, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है 0 एंड हमारा जो कॉलम है वो होने वाला है m-1, यानी मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 के इक्वल। तो एक लूप चलाएंगे। लूप कब तक चलेगा, लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी रो 0 से बढ़कर मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक नहीं हो जाती, यानी जब तक रो मैट्रिक्स डॉट लेंथ से लेस है एंड जब तक हमारा जो कॉलम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक हमारा लूप रन करने वाला है। हर बार चेक कर लेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो चेक करने की रहेगी कि क्या हमारा मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम हमारी की के इक्वल हो गया है। अगर इक्वल हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में प्रिंट करवा देंगे अपने रो एंड कॉलम की वैल्यू। फाउंड की एट कौन सी जगह पर, i कॉमा j। यहां पर i है हमारी रो एंड j है हमारा कॉलम। एंड फाइनली क्या रिटर्न कर देंगे, क्योंकि बूलियन फंक्शन है तो कुछ रिटर्न करना जरूरी है, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ट्रू यानी मिल गई है की, फॉल्स यानी की नहीं मिली है। तो यहाँ पे अगर मिल गई है तो उस केस में आप i एंड j यानी रो एंड कॉलम की वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस आता है कि अगर हमारी की लेस देन सेल वैल्यू हो जाती है। सेल वैल्यू क्या थी, सेल वैल्यू थी मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम। तो उस केस में हमें कहाँ मूव करना है, उस केस में लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो लेफ्ट की तरफ मूव करने का मतलब है कि हम कॉलम को माइनस माइनस कर दें, तो यहां कर देंगे कॉलम माइनस माइनस। और दूसरा क्या केस होगा, दूसरा केस होगा कि जब हमारी की हमारे मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम से बड़ी हो जाए तो उस केस में हमें नीचे की तरफ मूव करना है। और नीचे की तरफ मूव करने का मतलब है कि हम रो को कर दें प्लस प्लस। एंड फाइनली मतलब ये पूरा लूप रन हो गया और फिर भी हमें की नहीं मिली, तो उस केस में हमारी की एग्जिस्ट ही नहीं करती 2D एरे के अंदर। तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे कि हमारी जो की है वो हमें नहीं मिली। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं स्टेयरकेस सर्च। मैट्रिक्स हमने पास कर दिया है, अपनी की 33 हमने पास कर दिया, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो यहाँ पर एक मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ पे की अगर नहीं मिले तो उस केस में हमें फॉल्स भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे की हमें मिल गई है, कहाँ पे मिली है, 3,1 पे। 3 यानी थर्ड रो, ये 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो में कौन सी पोजिशन पर, फर्स्ट कॉलम में, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमारी की यानी 33 हमें मिल गई है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 100 पास कर दूं तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, उस केस में प्रिंट होगा की नॉट फाउंड, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इस सवाल के अंदर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहें तो ये जो लूप है कब तक रन करेगा, वाइल लूप। इस वाइल लूप की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि आपका n बड़ा है या आपका m बड़ा है।
दो स्ट्रॉन्ग केसेस, दो एक्सट्रीम केसेस, दो कॉर्नर केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। पहला केस तो हमारा होगा मतलब कैसे किस किस तरीके के एरे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ 2D एरे जो एग्जिस्ट कर सकता है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर मान लीजिए बहुत सारी रोज होंगी, बहुत सारी हमारे पास रोज होंगी एंड दो ही कॉलम है। तो इसमें n क्रॉस m में हमारा n जो है वो हाईली ग्रेटर देन m है। तो उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n आनी चाहिए। बिग ऑफ n क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हर बार मान लीजिए यहाँ पर अगर एग्जिस्ट करता है और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, हर बार हम पहले तो लेफ्ट चले जाएंगे, फिर डाउन 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 डाउन, तो काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में बिग ऑफ n होगी। दूसरा एक्सट्रीम केस कहाँ एग्जिस्ट करता है? दूसरा एक्सट्रीम केस ये एग्जिस्ट करता है कि आपके पास रो तो बहुत कम है, मतलब इतनी दो ही रोज हैं, पर कॉलम्स बहुत सारे हैं। उस केस में हो सकता है आप यहाँ से ट्रैवल करते हुए, वर्स्ट केस में इस तरीके का कुछ हम ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आए। तो इस केस में n क्रॉस m अगर है जिसमें m हाईली ग्रेटर देन n है तो उस केस में बिग ऑफ m हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ इस केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ n प्लस m। n प्लस m क्यों? क्योंकि हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ले तो वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक अगर हम ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमने एक फुल रो एंड एक फुल कॉलम, तो हमने एक फुल कॉलम एंड एक फुल रो जितना ट्रैवल किया होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर हम किसी भी मैट्रिक्स पर ट्रैवल करना चाहें जिसमें हम सिर्फ लेफ्ट राइट अप और बॉटम जा सकते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है आपका एक रो का डिस्टेंस प्लस एक कॉलम का डिस्टेंस, यानी n प्लस m का डिस्टेंस। अब इसमें n की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन m हो जाएगी तो वो सिर्फ बिग ऑफ n हो जाएगा, यानी जैसे इस केस में हुआ। और अगर m की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो वो इस केस जैसा कुछ होगा, यानी बिग ऑफ m बन जाएगा। पर अंडरलाइंग ये है कि बिग ऑफ n प्लस m हमारे स्टेयरकेस सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि आपको टॉप राइट जो है उसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर ना करके अपने बॉटम लेफ्ट को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करना है एंड उसके बाद अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है एंड उसके बाद उसको स्टार्टिंग पॉइंट रखते हुए अपने की को सर्च करना है अपने 2D एरे के अंदर।